सॉफ्ट और क्यूट लड़की में बदल चुका है जिसे कोई भी एक धक्के में गिरा दे। ऊपर से टांग हाओ मुझसे बोल रहा है कि मैं उसे अपनी दुल्हन बना लूं। छोड़ो यार, लड़की भी तो तगड़ा सपोर्ट है, पहले जल्दी से इसका हाथ थाम लेता हूँ। सुबह सुबह की बात है, बैक माउंटेन में कोहरा छाया हुआ था। टांग सान उस पुराने पत्थर पर आलथी पालथी मारकर बैठी थी। ईस्ट की तरफ मुंह करके उसकी आंखों में पर्पल लाइट चमक रही थी। पर्पल डेमन आइज की कल्टीवेशन के लिए यह उसका रोज का सुबह का रूटीन था। टांग सान बहन, टांग सान बहन! झाड़ियों को हटाते हुए तुमने दूर से ही पत्थर पर धूप सेकती उस छोटी सी बच्ची को देखा। हाथ में आधा कच्चा शकरकंद पकड़े तुमने उसे कपड़ों पर रगड़ा और एक बाइट लेकर सीधे टांग सान के बगल में धप से बैठ गए। टांग सान बहन, तू फिर से सुबह सुबह यहाँ धूप सेकने आ गई? टांग सान ने तुझे भाव तक नहीं दिया, उसकी नजरें अब भी ईस्ट की तरफ टिकी थीं। तू तो मुझसे भी ज्यादा काली होती जा रही है। तुमने शकरकंद चबाते हुए अटपटे तरीके से कहा। ऐसे ही धूप में तपती रही तो आगे चलकर तुझसे शादी कौन करेगा? टांग सान की आंख की पुतली गुस्से से फड़कने लगी। वैसे जो पिछली बार टेक्निक मिली थी उसका पहला लेवल तो मैंने पूरा कर लिया। तुमने शकरकंद का आखिरी टुकड़ा मुंह में ठूंसते हुए हाथ की धूल झाड़ी। लेकिन ये दूसरा लेवल साला क्रैक ही नहीं हो रहा। बहन, तेरा क्या सीन है? यह कहते हुए तुमने मन ही मन एक गहरी सांस ली। पूरे 5 साल से जब तुम 1 साल के थे तभी तुम्हें पता चल गया था कि तुम रीइंकारनेट होकर डोलो कॉन्टिनेंट के हॉली स्पिरिट विलेज में आ चुके हो। ओल्ड जैक, टांग हाओ, ये सब नाम तुम्हारे रटे हुए थे, लेकिन उस टाइम तुम इतने छोटे थे कि बस लेटे लेटे फ्यूचर का इंतजार करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। जैसे ही तुमने चलना सीखा सबसे पहले भागकर टांग सान के पास पहुंचे। तुम्हारा प्लान बड़ा सिंपल था, तगड़ा सपोर्ट पकड़ो। टांग सान फ्यूचर की सी गॉड और अशुरा गॉड है, बस इससे सेटिंग सही रखो और पूरी लाइफ सेट। लेकिन जब तुम पहली बार उससे मिले तो तुम्हारी हवा निकल गई। नॉवेल में जो पहाड़ से कूदकर रीइंकारनेट हुआ था, जिसके दिमाग में बस वेपन्स और पॉइजन भरा था, वो टांग मून का जीनियस आज एक सॉफ्ट नाजुक सी लड़की बना बैठा था। तुम्हें इस बात को पचाने में कई दिन लग गए। चलो छोड़ो, टांग सान आखिर टांग सान ही है। जेंडर बदल भी गया तो क्या, उसके मैच्योर माइंडसेट में कोई फर्क नहीं आया तो तुमने भी दिल बड़ा कर लिया। जब आ ही गए हैं तो चमचागिरी प्लान शुरू करते हैं। जब से चलना सीखा तुम हमेशा उसके आसपास मंडराते रहे, पूरे 5 साल तक साए की तरह पीछे पड़े रहे। शुरू में तो उसे लगा कि शायद तुम उस पर लाइन मार रहे हो, पर बाद में उसे समझ आया कि तुम तो उसे बस अपनी छोटी बहन मानते हो। भले ही तुम बकबक ज्यादा करते थे और ढीठ थे, लेकिन तुम्हारी नीयत में कोई खोट नहीं था। और सबसे बड़ी बात, तुम्हारी बॉडी टांग मून की टेक्निक्स के लिए एकदम परफेक्ट थी, इसीलिए उसने तुम्हें जुआनतियन स्किल सिखाया। लेकिन उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम्हारी कल्टीवेशन स्पीड उससे भी तेज निकलेगी। सिर्फ 6 महीने में तुमने पहला लेवल कंप्लीट कर लिया। टांग सान ने धीरे से आंखें खोली, उसकी पुतलियों में पर्पल लाइट चमकी। मैं भी पहले लेवल के एंड पर अटकी हुई हूँ, ब्रेक थ्रू नहीं हो रहा। उसके मुंह पर तो ये बात थी, पर दिल में कुछ और ही चल रहा था। लड़की के रूप में जन्म लेना उसके लिए शुरू में आसान नहीं था। पास्ट लाइफ में वो टांग मून का आउटर डिसाइपल था, एक मर्द। जब उसने पहाड़ से छलांग लगाई थी तो हाथ में कॉटन कैंडी पकड़ी हुई थी। आंख खुली तो देखा कि वो एक बेबी गर्ल बन चुका है। इस फीलिंग को शब्दों में बताना मुश्किल था, लेकिन टांग सान तो टांग सान है। उसका माइंडसेट आम लोगों से कहीं ऊपर था। जेंडर बदला तो बदला, इससे जुआनतियन स्किल की प्रैक्टिस और टांग मून के वेपन्स मास्टर करने में कोई फर्क नहीं पड़ता था, और ना ही टांग मून को फिर से खड़ा करने के सपने पर। इसीलिए उसने ज्यादा दिमाग नहीं बचाया। तू इतनी सुबह सुबह मेरे पास आया, कोई काम है? हाँ? तुम खड़े हुए और अपनी पैंट के पीछे की धूल झाड़ी। जैक दादा ने मुझे तुझे बुलाने भेजा है। आज गांव में मास्टर आ रहे हैं, हम 6 साल के बच्चों का स्पिरिट अवेक। तुम्हारा भाई किसी के आगे नहीं झुकेगा, और अगर कोई कचरा स्पिरिट मिली तो भी कोई चक्कर नहीं। अपनी टांग सान बहन तो है ही, भले ही मैं खुद से बना हुआ बड़ा भाई हूँ, पर वो मुझे ऐसे ही तो लाचार नहीं छोड़ेगी। तभी लोहे के पीटने की ठक ठक आवाज सुनाई दी। टांग हाओ नंगे बदन भारी हथौड़ा घुमाकर धधकते हुए लोहे पर बरसा रहा था। उसकी मजबूत पीठ से पसीना बह रहा था। उसकी आंखें एकदम फोकस्ड थीं। ओरिजिनल स्टोरी वाले उस बेवड़े बाप जैसी हालत बिल्कुल नहीं थी। यह सीन देखकर तुम मन ही मन हैरान रह गए। बात तो सही है, बेटियां ही बाप का सहारा होती हैं, बेटे तो रास्ते का कचरा होते हैं। टांग सान के लड़की बनने के चक्कर में टांग हाओ ने दारू तक छोड़ दी थी और शरीफों की तरह हथौड़ा चलाकर घर चला रहा था। अगर ओरिजिनल स्टोरी की तरह टांग सान लड़का होता तो ये बंदा अभी भी खाट पर पड़ा दारू खींच रहा होता। हाओ अंकल, हाओ अंकल! तुमने गला फाड़कर आवाज लगाई। टांग हाओ ने हथौड़ा रोका और मुड़कर तुम्हें घूरने लगा। उसकी इस लुक से तुम्हारी हालत टाइट हो गई। कैसे कहें, टांग हाओ का लुक ऐसा था जैसे कोई बाप अपने घर के बाहर छपरी लौंडे को छपरी बाइक के साथ खड़ा देख ले। आंखों में शक, छानबीन और बेटा मुझे सब पता है तू क्या खिचड़ी पका रहा है वाली फीलिंग। तुम्हारा दिल एकदम से बैठ गया। अरे तेरी, हाओ अंकल, ये कैसा लुक दे रहे हो? क्या मैं वैसा बंदा दिखता हूँ? मैं तो सच में टांग सान को अपनी सगी बहन मानता हूँ। भले ही मैं आपका सगा नहीं हूँ, पर मुझे भी तो ओल्ड जैक ने ही पाला है ना। तभी टांग हाओ ने अपनी नजरें टांग सान पर टिका दी।
जो चेहरा अभी सख्त था वो पलक झपकते ही एकदम सॉफ्ट हो गया। रास्ते में ध्यान से जाना, अवेकनिंग के बाद जल्दी घर आ जाना। ठीक है हाउ अंकल, तुमने जवाब दिया और टांग सान की कलाई पकड़कर बाहर की तरफ भाग खड़े हुए। ब्लैकस्मिथ की दुकान से दूर आते ही तुमने हाथ छोड़ा, एक गहरी सांस ली और अपने इमोशन सेट करने लगे। टांग सान चुपचाप तुम्हारे बगल में चल रही थी। तुमने गला साफ किया, टांग सान ने तुम्हारी तरफ देखा। तू टेंशन मत ले, तुम सामने छोटे रास्ते को घूरते हुए एकदम सीरियस टोन में बोले, अगर मुझे कोई तगड़ी स्पिरिट मिली तो मैं जिंदगी भर तेरी और हाउ अंकल की रक्षा करूंगा। यह बोलकर तुमने मन ही मन खुद को शाबाशी दी। फ्यूचर में जब टांग सान सी गॉड बनेगी तो यह बात याद रखेगी। जब तुमने पीछे मुड़कर देखा तो उसका एक्सप्रेशन बड़ा अजीब था, हैरानी, थोड़ी सी एम्बेरसमेंट और उसमें घुली हुई ये फीलिंग कि मैं तुझे भाई मानती हूँ और तू मुझ पर डोरे डाल रहा है। उसके होंठ हल्के से फड़कने लगे। उसका ये चेहरा देखकर तुम्हारी स्माइल वहीं जम गई। गड़बड़ हो गई। ये इमोशनल होना नहीं था, ये तो बहुत बड़ा लोचा हो गया। तुम मन ही मन चिल्लाने लगे, अरे भाई तुझे क्या लगा मैं तुझ पर लाइन मार रहा हूँ? ज्यादा मत सोच, मैं तो बस तेरी शरण में आना चाहता हूँ। तू फ्यूचर की गॉड है, तुझसे बड़ा सहारा इस दुनिया में और कौन है? तुमने लंबी सांस ली। सफाई देने ही वाले थे कि टांग सान ने नजरें हटा ली और आगे बढ़ने लगी। चलते हैं। तुम्हारा मुंह खुला का खुला रह गया। तुमने बात पी ली। छोड़ो यार, जितना बोलूंगा उतना रायता फैलेगा, बाद में देखेंगे। पूरे रास्ते दोनों में से किसी ने मुंह नहीं खोला। इसी सन्नाटे के साथ तुम लोग गांव के स्पिरिट हॉल के टेम्परेरी अवेकनिंग सेंटर पहुंचे। वो लकड़ी का एक छोटा सा कमरा था जिसके बाहर गांव के कई बच्चे खड़े थे। ओल्ड जैक लाठी के सहारे लाइन सीधी करवा रहा था। तुम दोनों को देखते ही उसके चेहरे पर चमक आ गई। आ जाओ, जल्दी अंदर जाओ, मास्टर साहब आ चुके हैं। कमरे के अंदर सू युनताओ खड़ा था, लगभग 26-27 साल की उम्र, ठीक ठाक लुक्स, स्पिरिट हॉल की यूनिफॉर्म पहने हुए, लेकिन चेहरे पर भयंकर बोरियत। साफ दिख रहा था कि इस पिछड़े गांव में उसे जरा भी इंटरेस्ट नहीं था। शुरू करते हैं, एक एक करके आओ। ओल्ड जैक ने तुरंत बच्चों को अंदर भेजना शुरू किया। शुरुआती बच्चों को दरांती और लकड़ी की लाठी जैसी मामूली स्पिरिट्स मिली। किसी के पास स्पिरिट पावर नहीं थी। सु युनताओ के चेहरे की खींच बढ़ती जा रही थी। अगली बारी तुम्हारी थी। तुमने अपना नाम सुनते ही गहरी सांस ली और उन 6 काले पत्थरों के बीच बने सर्कल में कदम रखा। सु युनताओ ने अपनी स्पिरिट पावर छोड़ी और 6 गोलियों जैसी सुनहरी लाइटें सीधे तुम्हारी बॉडी में समा गईं। एक गर्म लहर सिर से होती हुई पूरी बॉडी में दौड़ गई। अगले ही पल तुम्हारी हड्डियों के जोड़ जोड़ से कड़कड़ाने की आवाज आई। पूरी बॉडी की पावर एकदम से बढ़ गई। मसल्स में मानो धमाका होने वाला था। तुम्हें लगा कि तुम अभी एक घूंसे में गांव के उस सांड को ढेर कर सकते हो। साथ ही तुम्हारा दिमाग एकदम हल्का और तेज हो गया। दूर झाड़ियों में कीड़ों की आवाज और बाहर ओल्ड जैक की हल्की खांसी भी तुम्हें साफ सुनाई दे रही थी। लेकिन सबसे बड़ा चेंज तुम्हारी स्किन में आया। धूप से काली पड़ी स्किन उस जेड जैसी चमक के बीच धीरे धीरे गोरी और चिकनी होने लगी, जैसे कोई कीमती मोती हो। यह देखकर तुम्हारी आंखें फटी की फटी रह गईं। अरे तेरी जेड बॉडी, डोलो 2 का टॉप टियर बॉडी स्पिरिट, जन्मजात भयंकर ताकत, अमर शरीर और ऊपर से टांग मून की कल्टीवेशन के साथ एकदम परफेक्ट मैच। भाई साहब, किस्मत खुल गई। पहले मैं बड़ा भाई बनकर घिसता रहता था, अब से टांग सान मेरी सेवा करेगी। लेकिन अभी यह थॉट आया ही था कि तुम्हारे पेट के निचले हिस्से में भयंकर वाइब्रेशन हुई। एक सुनहरे कमल का साया तुम्हारी स्पिरिट पावर के बैरियर को चीरकर बाहर आने को बेताब हो गया, जैसे अभी हथेली पर खिल जाएगा। बुद्धा लोटस। तुम्हारा दिल जोर से धड़का। ये बाहर नहीं आना चाहिए। ट्विन स्पिरिट्स बहुत ज्यादा अटेंशन खींचेंगी, इसे छुपाना पड़ेगा। तुमने नई नई जेड पावर को पूरी ताकत से घुमाकर उस हलचल को दबा दिया। आखिरकार वो सुनहरा कमल वापस अंदर शांत हो गया और जेड लाइट भी धीरे धीरे गायब हो गई। कोई भी फिजिकल स्पिरिट बाहर नहीं आई। सु युनताओ तो सन्न रह गया। उसने अपना सिर खुजलाया। तेरी स्पिरिट कहाँ है? कुछ निकला क्यों नहीं? तुमने एकदम अनजान बनते हुए दोनों हाथ उलट पुलट कर देखे। पता नहीं सर, बस अभी मुझे लगा कि मेरी बॉडी की ताकत बहुत बढ़ गई है और दिमाग एकदम साफ हो गया है। बॉडी स्पिरिट? सु युनताओ ने त्योरियां चढ़ाई और हंस पड़ा। बॉडी स्पिरिट का क्या फायदा? ना कोई स्किल निकलेगी, ना समन कर सकते हो, एकदम बेकार स्पिरिट है। ये सुनकर तुम्हें हंसी आ गई। चलो काम सेट है। सु युनताओ ने जिसे भी बेकार स्पिरिट बोला है वो आगे चलकर गॉड ही बना है। चलो स्पिरिट पावर चेक करो। सु युनताओ ने बेमन से वो क्रिस्टल बॉल आगे बढ़ाई। तुमने धीरे से उस पर हाथ रखा। अगले ही पल क्रिस्टल बॉल से ऐसी चमकीली नीली रोशनी निकली कि पूरा कमरा जगमगा उठा। फुल इनहेरिटेड स्पिरिट पावर। सु युनताओ की आंखें बाहर आ गईं। वो चिल्ला पड़ा, लेकिन फिर तुरंत सिर हिलाकर दुखी होते हुए बोला, अफसोस, बहुत अफसोस की बात है। फुल इनहेरिटेड स्पिरिट पावर मिली भी तो एक बेकार स्पिरिट के साथ। तुमने बाहर से उदास होने का नाटक किया, पर अंदर से बल्ले बल्ले हो रही थी। ट्विन स्पिरिट्स! पता नहीं टांग सान को जब मेरी जेड बॉडी का पता चलेगा तो वो मेरी चमचागिरी करना शुरू करेगी या नहीं। सोच के ही मजा आ रहा है। बगल में खड़ी टांग सान की नजरें तुम पर ही टिकी थीं। जैसे ही वो जेड लाइट चमकी थी, उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। वो वाइब उसकी जुआनतियन स्किल
से मिलती जुलती थी, बल्कि उससे भी ज्यादा प्योर और गहरी थी। तुम्हारी बॉडी से निकलती उस सॉफ्ट जेड वाइब ने उसके दिल की धड़कन तेज कर दी। एक अजीब सा खिंचाव उसे तुम्हारी तरफ खींच रहा था, जैसे भटका हुआ मुसाफिर अपनी मंजिल पर पहुंच गया हो। टांग सान ने मन ही मन फैसला कर लिया। कंट्रोलिंग हैंड्स, घोस्ट शैडो स्टेप, पर्पल डेमन आइज और टांग मून के सारे सीक्रेट्स, वो सब तुम्हें सिखाएगी। पहले उसे लगता था कि इस अनजान दुनिया में टांग मून के नाम को दोबारा खड़ा करने के लिए वो एकदम अकेली है, पर अब उसे समझ आ गया था कि भगवान ने तुम्हें उसके पास भेजा है। यही किस्मत है। भगवान ने उसे इस दुनिया में भेजा, लड़की बनाया और वो सब दिखाया जो उसने पहले कभी नहीं देखा था, ताकि वो अपने पाप धो सके, और तुम ही उसके लिए भगवान का दिया जरिया थे। अगला टांग सान। सु युनताओ की आवाज ने टांग सान का ध्यान तोड़ा। उसने गहरी सांस ली और सर्कल के बीच में गई। जैसे ही स्पिरिट पावर अंदर गई, उसके दाहिने हाथ में नीली लाइट चमकी। फिर से एक बेकार स्पिरिट, ब्लू ग्रास, एकदम कचरा स्पिरिट। चलो पावर चेक कराओ। टांग सान ने क्रिस्टल बॉल पर हाथ रखा। अगले ही सेकंड नीली रोशनी दोबारा जोर से चमकी, जो तुम्हारे जितनी ही तेज थी। सु युनताओ फिर से सुन्न हो गया। एक और फुल इनहेरिटेड स्पिरिट पावर। वो कभी टांग सान को देखता तो कभी तुम्हें। उसकी हैरानी अब भयंकर कंफ्यूजन में बदल चुकी थी। एक ही गांव में दो दो फुल इनहेरिटेड स्पिरिट पावर वाले बच्चे, और दोनों की स्पिरिट कचरा। थोड़ी देर सन्नाटे के बाद सु युनताओ बोला, क्या तुम दोनों स्पिरिट हॉल ज्वाइन करना चाहते हो? सारा खर्चा फ्री रहेगा। तुमने सिर हिलाया। हम घर जाकर अपने घर वालों से पूछकर बताएंगे। सु युनताओ ने ज्यादा जोर नहीं दिया। ठीक है। पास के नोडिंग एकेडमी में इस बार आसपास के गांवों से कोई बच्चा नहीं मिला, तो तुम्हारे गांव को 2 सीटें मिलती हैं। ये लेटर रखो। थैंक यू सर। तुमने लेटर लिया और टांग सान के साथ बाहर निकल आए। बाहर आते ही ओल्ड जैक लाठी टेकते हुए भागा भागा आया। क्या हुआ? कौन सी स्पिरिट मिली? स्पिरिट पावर है क्या? तुमने टांग सान की तरफ देखा और दांव मारा। जैक दादा, हम दोनों के पास स्पिरिट पावर है। ओल्ड जैक की आंखें फटी रह गईं। दोनों के पास? तुमने हंसते हुए सिर हिलाया। और दोनों की फुल इनहेरिटेड स्पिरिट पावर है। धप! ओल्ड जैक के हाथ से लाठी छूटकर जमीन पर गिर गई। चेहरे की झुर्रियां एक साथ सिमट गईं और आंखें नम हो गईं। फुल इनहेरिटेड, दोनों की फुल इनहेरिटेड स्पिरिट पावर। उसकी आवाज खुशी से कांप रही थी। हमारे हॉली स्पिरिट विलेज में जीनियस पैदा हुए हैं। 2-2 जीनियस! आसपास के गांव वाले भी जमा हो गए। ओल्ड जैक हर किसी से चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा, सुना तुम लोगों ने? मेरे घर के दोनों बच्चे जीनियस निकले। जब उसने मेरे घर के बच्चे कहा, तो उसकी आवाज में अलग ही गुरूर था। वापसी के रास्ते में तुम और टांग सान साथ चल रहे थे। थोड़े सन्नाटे के बाद तुमने बात शुरू की। टांग सान बहन, उदास मत हो। तुमने मुस्कुराते हुए दिलासा दिया। मैंने सुना है कि फुल इनहेरिटेड स्पिरिट पावर वाले लोग आगे चलकर बहुत बड़े सुरमा बनते हैं, भले ही स्पिरिट कैसी भी दिखे। ब्लू ग्रास है तो क्या हुआ? ब्लू ग्रास से भी बंदा पावरफुल बन सकता है। वो मास्टर साहब शायद बेवकूफ थे। मुंह से तो तुम ये कह रहे थे, पर मन ही मन हंस रहे थे। चलो बहन, अब मेरी चमचागिरी करना शुरू करो। टांग सान ने सिर उठाया। उसकी नजरें पहले से ज्यादा सॉफ्ट थीं और आंखों में एक अजीब सी चमक थी। गुचिंग भैया, मैं उदास नहीं हूँ। आगे से मैं भी आपकी रक्षा करूंगी। उसने हल्के से सिर हिलाते हुए बड़े प्यार से कहा। ये सुनते ही तुम्हारा दिल बैठ गया। अरे बाप रे, इतनी जल्दी? टांग सान, तेरा मूड इतनी जल्दी कैसे बदल गया भाई? अभी तक तो भाव नहीं दे रही थी, अचानक इतनी सॉफ्ट कैसे हो गई? इससे पहले कि तुम कुछ समझ पाते, टांग सान तुम्हारे और करीब आ गई और धीमी आवाज में बोली, कल सुबह उसी जगह आ जाना। जो बुक तुम्हें मिली थी, मैं उसका अगला पार्ट सिखाऊंगी, जो जुआनतियन स्किल से भी तगड़ा है। जब तुम्हें लगा कि फाइनली तुम्हारा फायदा होने वाला है, तो तुमने अपनी खुशी छुपाकर एकदम इमोशनल ड्रामा रचाया। बहन, तू मेरे लिए कितनी अच्छी है, सच में मेरी बेस्ट बहन है। टांग सान के कान हल्के से लाल हो गए। उसने तुरंत मुंह दूसरी तरफ कर लिया। अरे ठीक है ना, आप मेरे बड़े भाई जो हो। दोनों वापस ब्लैकस्मिथ की दुकान की तरफ बढ़ने लगे। पहले हमेशा टांग सान आगे चलती थी और तुम पीछे पीछे बकबक करते थे, लेकिन आज सीन उल्टा था। टांग सान जानबूझकर धीरे चल रही थी, ताकि तुम्हारे कंधे से कंधा मिलाकर चल सके। रास्ते में कोई गड्ढा आता तो वो खुद तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें बचाती। अचानक मिले इस वीआईपी ट्रीटमेंट से तुम्हारी बाछें खिल गईं। चलने में भी ऐसा लग रहा था जैसे हवा में उड़ रहे हो। अरे वाह, सेवा करवाने में तो बड़ा मजा आ रहा है भाई, एकदम कड़क फीलिंग। जल्दी ही तुम लोग दुकान पहुंचे। टांग हाओ अपना काम खत्म करके दरवाजे पर बैठकर पानी पी रहा था। तुम लोगों को देखते ही उसने पूछा, क्या हुआ शियाओ सान, कौन सी स्पिरिट मिली? स्पिरिट पावर है। टांग सान के बोलने से पहले ही तुम कूद पड़े। हाओ अंकल, अपनी टांग सान तो छा गई। फुल इनहेरिटेड स्पिरिट पावर। पूरे गांव में सिर्फ हम दोनों के पास पावर है। छपाक! टांग हाओ के हाथ से कटोरा छूटकर जमीन पर गिर गया। वो एकदम से खड़ा हो गया। उसकी आंखें टांग सान पर टिक गईं और आवाज कांपने लगी। शियाओ सान, सच में फुल इनहेरिटेड है? 40 सालों में यह पहली बार था जब उसने अपना आपा खोया था। उसकी बेटी न सिर्फ स्पिरिट पावर लेकर आई थी, बल्कि सबसे टॉप टियर वाली फुल इनहेरिटेड स्पिरिट पावर। इस मोमेंट पर वो अपने क्लियर स्काई गॉड बनने से भी ज्यादा खुश था। टांग सान ने तुरंत जवाब नहीं दिया, बल्कि पहले तुम्हारी तरफ इशारा किया। पापा, गुचिंग भैया भी बहुत कमाल हैं। उनकी भी फुल इनहेरिटेड स्पिरिट पावर है और उनकी स्पिरिट तो मेरी वाली से भी अच्छी है। ये सुनकर टांग हाओ सन्न रह गया। उसने मुड़कर तुम्हें देखा। आंखों में भयंकर अचंभा था।
ये छपरी लौंडा जो रोज मेरी बेटी के पीछे मंडराता था, ये भी फुल इनहेरिटेड स्पिरिट पावर वाला निकला। टांग हाओ का दिमाग पूरी तरह हिल गया था। इतने सालों से हॉली स्पिरिट विलेज में छुपा बैठा था, सोचा था लाइफ में कभी ऐसा बंदा देखने को नहीं मिलेगा, और आज एक साथ दो दो नमूने सामने खड़े थे। उसने अपनी हैरानी को दबाया और टांग सान से पूछा, शियाओ सान, तेरी स्पिरिट क्या है? हालांकि मुंह से शांत था, पर दिल अंदर से चिल्ला रहा था। क्लियर स्काई हैमर होनी चाहिए। टांग सान ने धीरे से दाहिना हाथ आगे किया। नीली रोशनी चमकी और एक पतली सी ब्लू ग्रास उसकी हथेली पर तैरने लगी। यह देखकर टांग हाओ की आंखों में निराशा की एक झलक आई जो छुप नहीं सकी। आखिरकार ब्लू ग्रास ही निकली, लेकिन वो निराशा बस एक पल की थी। उसने हाथ बढ़ाकर टांग सान के सिर को सहलाया। ब्लू ग्रास में भी कोई बुराई नहीं है, फुल इनहेरिटेड पावर है। सही से कल्टीवेट करेगी तो आगे चलकर बहुत पावरफुल बनेगी। बगल में खड़े होकर तुम मन ही मन मजे ले रहे थे। देख लिया, बेटियां हमेशा बेटों से आगे होती हैं। और तू, तेरी कौन सी स्पिरिट है? टांग हाओ ने तुम्हारी तरफ देखकर पूछा। तुमने गहरी सांस ली और अपनी स्पिरिट पावर घुमाई। अगले ही पल तुम्हारी स्किन के नीचे से जेड जैसी चमक निकलने लगी, जो मसल्स के साथ साथ पूरी बॉडी पर फैल गई। वो चमक तुम्हें ऐसा लुक दे रही थी जैसे कोई कीमती पत्थर की मूर्ति खड़ी हो। हाओ अंकल, मेरी तो बॉडी स्पिरिट है, जरा देखकर बताओ, उस जंग लगे हथौड़े से बेहतर है या नहीं? टांग हाओ ने आंखें छोटी करके तुम्हारी बॉडी से निकलती उस चमक को देखा। काफी देर तक उसकी नजरें नहीं हटी और माथे पर शिकन आने लगी, जैसे पुरानी बातें याद करने की कोशिश कर रहा हो। उसका एक्सप्रेशन देखकर तुम समझ गए, क्लियर स्काई सेक्ट हजारों साल पुराना है। उनके पास सीक्रेट्स की भरमार होगी। भले ही बॉडी स्पिरिट्स अभी कम दिखती हों, पर उनके रिकॉर्ड में जरूर कुछ न कुछ होगा। तुमने जानबूझकर सिर खुजलाया और मासूम बनते हुए पूछा, हाओ अंकल, आप तो बुजुर्ग हो, आपको पता है ये कौन सी स्पिरिट है? वो मास्टर तो बोल रहा था कि ये कचरा है। टांग हाओ तुम्हें घूरता रहा, फिर धीरे से बोला, बॉडी स्पिरिट। मैंने शायद सुना है, सालों पहले क्लियर स्काई सेक्ट के एक आउटर डिसाइपल की फिस्ट बॉडी स्पिरिट थी। जब वो स्पिरिट सेंट बना तो नॉर्मल स्पिरिट से सीधे भिड़ जाता था। भयंकर पावर थी उसकी। फिर उसकी नजरें तुम्हारी पूरी बॉडी पर गईं, और तेरी स्पिरिट तो पूरी बॉडी है, जो सिर्फ घूंसे से कहीं ज्यादा कंप्लीट है। इसका पोटेंशियल बहुत हाई है। ये एक हाई लेवल स्पिरिट है। ये सुनकर तुम्हें कंफर्मेशन मिल गई। तो क्लियर स्काई सेक्ट को बॉडी स्पिरिट्स का पता है, पर ज्यादा नॉलेज नहीं है। इनकी नजर में यह बस एक अच्छी स्पिरिट है। मुझे थोड़ा और मसाला लगाना पड़ेगा। तुमने उलझन का नाटक करते हुए फिर पूछा, हाओ अंकल, एक और सवाल था, अगर किसी बंदे की बॉडी में एक और स्पिरिट हो तो क्या होता है? बात खत्म होते ही टांग हाओ ने एकदम से सिर उठाया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं और चेहरे का शक भयंकर खुशी में बदल गया। तूने क्या कहा? तेरे पास दूसरी स्पिरिट भी है? बगल में खड़ी टांग सान की पुतलियां भी सिकुड़ गईं। उसने मुट्ठियां भींच लीं, आंखों में खुशी छुपाए नहीं छुप रही थी। तुमने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, अवेकनिंग के टाइम मुझे लगा कि अंदर एक और स्पिरिट छिपी है। पता नहीं ये अच्छी बात है या बुरी। टांग हाओ खुशी के मारे 2 कदम आगे बढ़ा। उसकी आवाज तेज हो गई, जल्दी बाहर निकाल के दिखा मुझे। तुमने गहरी सांस ली और अपना दाहिना हाथ उठाया। अगले ही सेकंड हथेली से सुनहरी रोशनी का धमाका हुआ और एक हाथ के आकार का सुनहरा कमल धीरे धीरे हवा में तैरने लगा। पार्टनर बनके डोलो में री इनकारनेट हुआ और टांग सान तो साला एकदम ही क्यूट और नाजुक सी लड़की बन गई। ऊपर से टांग हाओ उसे तुम्हारी दुल्हन बनाने के चक्कर में है, पर इस टाइम तुम्हारी हथेली में एक ऐसा लोटस खिला जिसे देखकर टाइटल डोलो की भी हवा खिसक गई। टांग हाओ तुम्हारी हथेली में चमकते बुद्धा एंगर लोटस को पागलों की तरह घूर रहा था। उसकी आंखों में पहली बार भयंकर हैरानी साफ दिख रही थी, क्योंकि उसने नोटिस कर लिया था कि इस स्पिरिट में सपोर्ट और अटैक दोनों एबिलिटीज एक साथ हैं। तुमने टांग हाओ का एक्सप्रेशन देखा और समझ गए कि ज्यादा डिटेल में ज्ञान नहीं पेलना है। अबे, अभी अभी अवेकन हुआ बच्चा अगर अपनी स्पिरिट का इतना डीप एनालिसिस कर देगा तो शक होना जायज है, इसलिए तुमने सीधे बुद्धू बनने का नाटक किया। अरे हाओ अंकल, मुझे भी ज्यादा कुछ पता नहीं है, बस अवेकनिंग के टाइम दिमाग में अचानक से कुछ इन्फॉर्मेशन आ गई थी। तुमने हाथ उठाकर अपनी हथेली का लोटस दिखाया। इस स्पिरिट का नाम बुद्धा एंगर लोटस है। ये दूसरों की हेल्प भी कर सकता है और एनिमी पर अटैक भी। टांग हाओ की आईब्रो हल्की सी उठी। सपोर्ट? अभी जो लोटस से एकदम प्योर और वार्म वाइब निकली थी वो पक्का इसकी सपोर्ट एबिलिटी ही थी। तुमने आगे एक्सप्लेन किया, मैं लोटस के सेंटर से स्पिरिट पावर ट्रांसफर करके दूसरों की पावर बढ़ा सकता हूँ। सटीक असर तो अभी नहीं पता, पर लगता है कि स्ट्रेंथ, स्पीड और डिफेंस जैसी कई चीजें एक साथ बूस्ट हो सकती हैं। ये सुनते ही टांग हाओ की सांसें 1 सेकंड के लिए अटक गईं। ऑलराउंड बूस्ट? ऐसी सपोर्ट एबिलिटी तो पूरे कॉन्टिनेंट में आज तक किसी की नहीं हुई। 7 ट्रेजर ग्लेज्ड पैगोडा को वर्ल्ड की नंबर 1 सपोर्ट स्पिरिट क्यों कहते हैं? क्योंकि वो मल्टीपल स्टैट्स बढ़ा सकती है, और तुम्हारी ये स्पिरिट तो अवेकन होते ही ऑलराउंड बूस्ट दे रही है। इसका मतलब फ्यूचर में तुम उस पैगोडा को भी पछाड़ सकते हो। पर टांग हाओ ने तुरंत अपनी हैरानी दबाई और पूछा, और अटैक एबिलिटी?
तुमने एक उंगली उठाई, पहली एबिलिटी लोटस निडल फायर। अगले ही पल तुम्हारे कंट्रोल से पंखुड़ियां खिलीं और उनके बीच से पतली धारदार सुइयां निकल आईं। ये निडल दूर से एनिमी को ठोक सकती है और हिट होते ही सामने वाले की स्पिरिट पावर चूस लेती है। जब सुइयां गायब होंगी तो वो वापस स्पिरिट एनर्जी बनकर मेरी पावर रिचार्ज कर देंगी। टांग हाओ ने आखिरकार राहत की सांस ली। चलो बढ़िया है, अटैक एबिलिटी सपोर्ट जैसी ओवर पावर्ड नहीं है, वरना इस स्पिरिट की कोई वीकनेस ही नहीं बचती। पर जैसे ही उसने थोड़ी राहत की सांस ली, तुमने दूसरी उंगली खड़ी कर दी। दूसरी एबिलिटी। तुम्हारी आवाज एकदम सीरियस हो गई। बुद्धा फ्लेम कॉम्बिनेशन। जैसे ही शब्द निकले, टांग हाओ का चेहरा एकदम सीरियस हो गया। मैं इस पूरे लोटस को बाहर फेंक सकता हूँ और फिर ये सीधा ब्लास्ट हो जाएगा। तुम हल्का सा रुके। ब्लास्ट के सेंटर में बहुत हाई टेम्परेचर फ्लेम टॉर्नेडो बनेगा। अभी तो ये 4-5 मीटर का एरिया कवर कर सकता है। पावर का पक्का नहीं पता, पर दिल कह रहा है कि ये बहुत डेंजरस है। टांग हाओ पूरी तरह खामोश हो गया। टीममेट्स को ऑल राउंड बूस्ट देने वाली सपोर्ट स्पिरिट, दूर से दुश्मनों का तेल निकालने वाली अटैक एबिलिटी और एंड टाइम पर गेम पलटने वाला एरिया ऑफ इफेक्ट किल शॉट। अबे ये कोई नॉर्मल स्पिरिट है क्या? ये तो साला सपोर्ट, फाइट और स्ट्रैटेजिक ट्रम्प कार्ड का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। लेकिन तुमने तुरंत एक बात और जोड़ दी, पर इसमें एक कमी है। एक बार यूज करने के बाद ये लोटस पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाता है। फिर इसे वापस बनाने के लिए 1 महीने तक स्पिरिट पावर से न्यूट्रलाइज करना पड़ता है। टांग हाओ ने तब जाकर थोड़ी चैन की सांस ली। अगर ऐसी एबिलिटी बिना लिमिट के होती तो दुनिया तबाह हो जाती, पर टांग सान तो सब देख रही थी। लोटस के खुलने का स्टाइल, उसकी सुइयां और लास्ट का ब्लास्ट, सब कुछ हूबहू सेम था। यह कोई नॉर्मल स्पिरिट नहीं थी, यह उसकी पास्ट लाइफ के टांग मून का सबसे डेंजरस वेपन बुद्धा एंगर लोटस था। फर्क सिर्फ इतना था कि अब यह तुम्हारी स्पिरिट बन चुका था और इसमें सपोर्ट एबिलिटी भी जुड़ गई थी। टांग सान तुम्हारी पीठ को घूरते हुए मन ही मन और पक्की हो गई। शायद मेरा इस दुनिया में रीइनकार्नेट होना इसीलिए था, ताकि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकूं और टांग मून का नाम पूरे कॉन्टिनेंट में फिर से रोशन कर सकूं। दूसरी तरफ टांग हाओ का दिमाग पूरी तरह झन्ना चुका था। फुल इनहेरिटेड स्पिरिट पावर वाला ट्विन स्पिरिट्स यूजर, ऊपर से जेड बॉडी जैसा जीनियस, और अब ये बुद्धा एंगर लोटस। ऐसा टैलेंट अगर बाहर लीक हो गया तो पूरे कॉन्टिनेंट की टॉप पावर्स इसे छीनने के लिए नंगी नाच करेंगी। स्पिरिट हॉल हो या टॉप 3 सेक्ट्स, कोई तुम्हें नहीं छोड़ेगा। टांग हाओ की आंखों में चमक बढ़ गई। नहीं, इसे किसी और के हाथ नहीं लगने दे सकता, इसे अपने पास ही रखना होगा। सबसे बेस्ट रहेगा कि इसे अपना डिसाइपल बना लूं या फिर सीधा अपना दामाद। ये सोचते ही टांग हाओ ने गहरी सांस ली और बोलने ही वाला था, गुचिंग, मैं तुम्हें अपना पापा। टांग सान ने अचानक बीच में ही उसकी बात काट दी। वो तुम्हारे सामने आई और अपना बायां हाथ आगे कर दिया। दरअसल मेरे पास भी एक दूसरी स्पिरिट है। टांग सान की हथेली से ब्लैक लाइट निकली और एक छोटा सा काले रंग का हथौड़ा धीरे से बाहर आया। हथौड़े का लुक एकदम प्राचीन था, उस पर अजीब से पैटर्न बने थे और उससे निकलते ही एक भयंकर भारी प्रेशर पूरे कमरे में फैल गया। टांग हाओ का शरीर झटका खा गया। अगले ही पल उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। क्लियर स्काई हैमर! इस मोमेंट पर कॉन्टिनेंट के टॉप पर रह चुका यह बंदा अपनी कूलनेस बिल्कुल मेंटेन नहीं कर पाया। टांग हाओ उस छोटे हथौड़े को ऐसे घूर रहा था जैसे टाइम वहीं रुक गया हो। ब्लू ग्रास और क्लियर स्काई हैमर, उसकी बेटी ने उसकी वाइफ और उसकी दोनों की स्पिरिट्स इनहेरिट कर ली थीं। इस पर टांग हाओ की आंखें भर आईं। उसने कांपते हाथों से टांग सान के कंधे पकड़े। शियाओ सान, याद रखना, हमेशा अपने बाएं हाथ के हैमर से अपने दाहिने हाथ की ग्रास की प्रोटेक्शन करना और कभी किसी को मत बताना कि तेरे पास क्लियर स्काई हैमर है। टांग सान ने हल्के से सिर हिलाया। मुझे पता है पापा। टांग हाओ से अब इमोशंस कंट्रोल नहीं हुए। उसने टांग सान को गले से लगा लिया। वो खतरनाक बंदा आज एक नॉर्मल बाप की तरह रो रहा था। देखा, टांग हाओ के लिए तो असली माल क्लियर स्काई हैमर ही है। हैमर देखते ही बंदा बदल गया। तुमने मन ही मन सोचा, पर मेरे पास अभी इससे भी इंपॉर्टेंट काम है। टांग हाओ ने आखिरकार खुद को संभाला। उसने टांग सान को छोड़ा और तुम्हारी तरफ मुड़ा। आंखें एकदम सीरियस थीं। गुचिंग, मैं तुम्हें अपना डिसाइपल बनाना चाहता हूँ। अपनी पूरी लाइफ की नॉलेज तुम्हें ट्रांसफर कर दूंगा। ये सुनते ही तुम्हारे दिल में घंटी बजी। आ गया ऊंट पहाड़ के नीचे। तुम्हें तो क्लियर स्काई सेक्ट की सीक्रेट टेक्निक्स चाहिए ही थी। क्लियर स्काई, हैमर ड्रिफ्ट, हैमर शील्ड और वो 9 डेथ मूव्स, ये सब टॉप टियर स्किल्स थीं। पर टांग हाओ बंदा थोड़ा अनरिलायबल था। स्टोरी के हिसाब से तो ये 6 साल के टांग सान को किसी के भरोसे छोड़कर खुद गायब हो जाता है। अगर तुमने इसे गुरु मान लिया और यह तुम्हें भी छोड़कर भाग गया तो? ना भाई ना, गुरु तो नहीं बनाना, पर स्किल्स भी चाहिए। अब क्या करूं? तुम्हारा दिमाग सुपर फास्ट स्पीड से चलने लगा। जब तुम्हें समझ नहीं आ रहा था कि कैसे मना करूं, तभी टांग सान अचानक तुम्हारे आगे आ खड़ी हुई। वो तुम्हारे और टांग हाओ के बीच ढाल बन गई। पापा, ये नहीं हो सकता। टांग हाओ हैरान रह गया। क्यों? टांग सान ने सिर टेढ़ा करके एकदम सीरियस होकर कहा, क्योंकि आप तो बस एक लोहार हो, कोई स्पिरिट मास्टर थोड़े ही हो। गुचिंग भैया तो फुल इनहेरिटेड स्पिरिट पावर वाले मास्टर हैं। आप इन्हें क्या सिखाओगे? हवा में सन्नाटा छा गया। तुम्हारी तो हंसी छूटते छूटते बची। अबे क्या कड़क बहाना मारा है। टांग हाओ वहीं स्टैचू बन गया। उसका मुंह खुला का खुला रह गया, पर वर्ड नहीं निकला, क्योंकि अभी के लिए तो वो सच में हॉली स्पिरिट विलेज का एक मामूली लोहार ही था।
वो बच्चों को ये तो नहीं बता सकता था कि वो कॉन्टिनेंट का टॉप टियर बंदा क्लियर स्काई डोलो है। उसे कड़वा घूंट पीना पड़ा। अपनी ही बेटी को दूसरे बंदे के लिए खुद को रिजेक्ट करते देख टांग हाओ को पहली बार लाइफ में इतनी बेबसी फील हुई। पर टांग सान के दिमाग में तो कोई ड्रामा नहीं चल रहा था। मजाक है क्या? पापा गुचिंग भैया को सिखाएंगे? उन्हें आता ही क्या है, बस हथौड़ा चलाना। टांग मून का असली वारिस तो सिर्फ मैं हूँ। टांग हाओ काफी देर चुप रहा, फिर ठंडी सांस ली। चलो छोड़ो, जब तुम दोनों ही नहीं चाहते तो रहने दो। तुमने चेहरे पर उदासी का नाटक किया। हाओ अंकल सॉरी, पर आगे चलकर मैं और टांग सान साथ में कल्टीवेट करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। टांग हाओ ने तुम्हें देखा तो उसकी आंखें फड़कने लगी। साथ में कल्टीवेट करेंगे? मुझे तो लग रहा है मेरी बेटी ही तेरा ठेका लेकर बैठी है। इस लौंडे ने शियाओ सान पर क्या जादू कर दिया है? पर तुम्हारा टैलेंट देखकर टांग हाओ ने अपना गुस्सा दबा लिया। आगे बहुत मौके मिलेंगे। तभी तुम्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद आई। तुम लोग जल्द ही नोडिंग एकेडमी जाने वाले थे और तुम्हारे पास पहला स्पिरिट रिंग अभी तक नहीं था। तुम उस 29 लेवल वाले मास्टर के भरोसे तो फॉरेस्ट नहीं जा सकते थे ना। तुम्हें टांग हाउ से ही काम करवाना था। एक टाइटल डोलो साथ होगा तो पहला रिंग भी एकदम टॉप क्लास मिलेगा। ये सोचते ही तुमने ड्रामा शुरू किया। हाउ अंकल, मैंने जैक दादा की बुक्स में पढ़ा था कि अगर बच्चे के पास स्पिरिट पावर है तो पेरेंट्स भी स्पिरिट मास्टर होते हैं, और पेरेंट्स जितने स्ट्रांग होंगे बच्चे का टैलेंट उतना ही हाई होगा। तुमने टांग हाउ को ऐसे देखा जैसे बड़े मासूम हो। तो हाउ अंकल, क्या आप भी स्पिरिट मास्टर हो? टांग हाउ का शरीर सुन्न पड़ गया। उसने सोचा भी नहीं था कि 6 साल का बच्चा इतना दिमाग चलाएगा। थोड़ी देर खामोश रहने के बाद टांग हाउ बोला, हाँ मैं स्पिरिट मास्टर हूँ। तुम मन ही मन हंसे। चलो मछली कांटे में फंसी। टांग हाउ धीरे से बोला, पहले मैं क्लियर स्काई सेक्ट का आउटर डिसाइपल था, फिर शियाओ सान की मम्मी के साथ बाहर निकला तो स्पिरिट हॉल वालों से पंगा हो गया। मुझे बचाने के चक्कर में वो मारी गई और मैं इसे लेकर भाग आया। अबे किसको टोपी पहना रहा है? आउटर डिसाइपल के पास टाइटल डोलो की पावर होती है क्या? तुमने मन ही मन सोचा, पर बगल में खड़ी टांग सान का चेहरा यह सुनकर ठंडा पड़ता जा रहा था। तो यह बात थी। उसे पहले से शक था कि उसका बाप कोई नॉर्मल लोहार नहीं है। मामूली बंदा इतना भारी हथौड़ा रोज नहीं भांज सकता, ना ही उसमें वैसी डरावनी वाइब हो सकती है। पर उसने यह नहीं सोचा था कि उसका बाप इतना बेकार निकलेगा कि अपनी वाइफ को भी नहीं बचा पाया और उसे सैक्रिफाइस होना पड़ा। टांग सान ने टांग हाओ को एकदम रुखे टोन में देखा। अगर आप स्पिरिट मास्टर हो तो पहले गुचिंग भैया को ट्रेन करके दिखाओ। मुझे देखना है कि आप में उन्हें सिखाने की औकात है भी या नहीं। टांग हाओ का चेहरा एकदम फक पड़ गया। साला इतना बड़ा क्लियर स्काई डोलो आज अपनी ही बेटी के सामने टेस्ट दे रहा था। तुम बगल में खड़े खड़े मन ही मन मजे ले रहे थे। हाँ भाई, यही चाहिए। न गुरु बनाना पड़ा, न ट्रेनिंग रुकी, और स्पिरिट रिंग का काम भी सेट। एक तीर से 3 शिकार। टांग हाओ ने बेबसी से टांग सान को देखा और आखिरकार सिर हिलाया। ठीक है, मैं सिखाऊंगा, पर पहले ही बता दूं, मेरी ट्रेनिंग बहुत हार्ड होती है। अगर डर लगता है तो अभी पीछे हट जाओ। तुम बोलने ही वाले थे कि टांग सान फिर बीच में कूद पड़ी। ये नहीं चलेगा, गुचिंग भैया कोई तकलीफ नहीं सहेंगे। टांग सान तुम्हारे आगे तनकर खड़ी हो गई। टांग हाओ हक्का बक्का रह गया। अबे ट्रेनिंग में मेहनत नहीं होगी तो बंदा स्ट्रांग कैसे बनेगा? पर टांग सान टस से मस नहीं हुई। नहीं मतलब नहीं। गुचिंग भैया के पास ट्विन स्पिरिट्स हैं, उनकी कल्टीवेशन वैसे ही मुश्किल है। अगर आपकी हार्ड ट्रेनिंग से उन्हें कुछ हो गया तो? टांग हाओ के माथे की नसें फटने लगी। अबे मैंने अपनी जवानी में रोज मौत से खेल खेल कर कल्टीवेशन की है, सेक्ट की सबसे खतरनाक ट्रेनिंग झेली है, और यहाँ मैं अभी सिखाना शुरू भी नहीं किया कि बेटी पहले ही अपने भैया को बचाने आ गई। ये क्या बकवास है? तुम पीछे खड़े खड़े ठहाके मार रहे थे। जेड बॉडी और बुद्धा लोटस का जलवा ही अलग है। फ्यूचर की टांग मून लीडर खुद मेरी बॉडीगार्ड बनी बैठी है, मुझे तो खरोंच भी नहीं आने दे रही। टांग हाओ ने टांग सान का जिद्दी चेहरा देखा और हार मान ली। ठीक है भाई, मैं हल्का हाथ रखूंगा। लो जी, फ्री का मास्टर भी मिल गया और ऊपर से केयर टेकर भी। लाइफ तो एकदम सेट है। तभी टांग हाओ को एक बात याद आई। वैसे तुम्हें नोडिंग एकेडमी जाने की कोई जरूरत नहीं है। उस फालतू जगह में क्या सिखाएंगे? तुम दोनों मेरे साथ ही रहो, मैं खुद ट्रेन करूंगा। ये सुनते ही तुम्हारे दिमाग में डेंजर अलार्म बज गया। अबे नोडिंग एकेडमी नहीं गए तो काम कैसे चलेगा? वहां तो शाओवू मेरा इंतजार कर रही है। 1 लाख साल की स्पिरिट बीस्ट, फ्यूचर का स्पिरिट रिंग और बोन, इतना बड़ा चांस नहीं छोड़ सकता। तुमने तुरंत पढ़ने वाले बच्चे का नाटक किया। हाउ अंकल, ऐसे कैसे? एकेडमी में स्पिरिट मास्टर्स की बहुत सारी बुक्स हैं, स्पिरिट्स का डेटा है। मैं इस वर्ल्ड को समझना चाहता हूँ और वहां हम उम्र बच्चे भी मिलेंगे। टांग हाओ चुप हो गया क्योंकि उसके पास काउंटर करने को कुछ नहीं था। अबे जो बंदा जिंदगी भर बस हथौड़े भांजता रहा हो वो स्पिरिट थ्योरी क्या ही सिखाएगा? तुमने मौका देखा और चौका मारा। एक काम करते हैं ना हाओ अंकल, आप भी हमारे साथ नोडिंग सिटी चलो। एकेडमी के पास ही एक लोहार की दुकान खोल लेना, हम दिन में पढ़ेंगे और शाम को आपसे ट्रेनिंग लेंगे। दोनों काम सेट। टांग सान ने तुरंत हाँ में सिर हिलाया। हाँ पापा, ये आइडिया बेस्ट है, हम सब साथ में गुचिंग भैया का ध्यान रख पाएंगे। टांग हाओ का चेहरा काला पड़ता जा रहा था। साथ में ध्यान रखेंगे? अबे मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरी बेटी पराये घर के लड़के की चाकरी कर रही है। पर इससे पहले कि वो कुछ बोलता, तुमने एक और दांव फेंका। वैसे हाओ अंकल, एकेडमी जाने के लिए पैसे भी लगेंगे ना? टांग सान अभी बढ़ रही है, उसे अच्छा खाना मिलना चाहिए। टांग सान ने तुरंत हाँ में हाँ मिलाया। हाँ,
गुचिंग भैया सही कह रहे हैं। टांग हाओ तुम्हें घूरने लगा। उसे भयंकर लोचे की बू आ रही थी। यह लौंडा साला मेरी जेब पर डाका डालने का प्लान बना रहा है क्या? अगले ही सेकंड टांग सान एकदम सीरियस होकर बोली, पापा आप इतने बड़े स्पिरिट मास्टर हो तो आपके पास गोल्ड कॉइन्स तो होंगे ही ना। आप गुचिंग भैया को 1000 गोल्ड कॉइन्स दे दो। कल्टीवेशन में बहुत सामान लगता है। टांग हाओ पूरी तरह स्टैचू बन गया। 1000 गोल्ड कॉइन्स? अबे डकैती डाल रही है क्या? साला इतना बड़ा क्लियर स्काई डोलो। आज 2 बच्चों का एटीएम कार्ड बन चुका था। फ्री में सिखाओ, रहने खाने का खर्चा उठाओ और ऊपर से अपनी ही बेटी को दूसरे लौंडे के आगे पीछे घूमते देखो। टांग हाओ को अपनी पूरी लाइफ में इतनी जलालत फील नहीं हुई थी, पर टांग सान की जिद्दी आंखें देखकर उसने दांत भींचे और सिर हिलाया। ठीक है, मैं जुगाड़ करता हूँ। 1000 गोल्ड कॉइन्स दे दूंगा और नोडिंग सिटी भी चलूंगा। ये सुनते ही तुम मन ही मन नाचे। काम खत्म, फ्री का मास्टर, 1000 गोल्ड का बैकअप और आगे चलकर शाओ वू। सब प्लान के हिसाब से जा रहा है। उसी रात तुम ओल्ड जैक के घर पर सोने ही वाले थे कि दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। गुचिंग भैया आप सो गए क्या? तुम चौंके। अबे ये तो टांग सान की आवाज है। इतनी रात को ये क्या कर रही है? तुमने दरवाजा खोला। सामने टांग सान हाथ में छोटा सा तकिया लिए खड़ी थी। उसकी आंखें चमक रही थीं। गुचिंग भैया मैं आपके साथ सोना चाहती हूँ। पिछली बार तुमने जैसे ही दरवाजा खोला, सामने टांग सान छोटा सा तकिया लिए खड़ी थी और चमकती आंखों से तुम्हें घूर रही थी। गुचिंग भैया मैं आपके साथ सोना चाहती हूँ। अबे बहनचोद, भाई तू सीन मत बिगाड़। मुझे पीछे से छुरा नहीं घुपवाना। भले ही तेरी बॉडी लड़की की है, पर दिमाग तो लौंडे का ही है ना। ये बात बाहर लीक हो गई तो मुझ पर तो सीधा छपरी का टैग लग जाएगा। तुमने तुरंत हाथ हिलाया और सीरियस होकर बोले, शियाओ सान बहन ऐसा नहीं चलता। तू अब बड़ी हो गई है, ऐसे भाई के साथ नहीं सो सकती। लड़कियों को थोड़ी शर्म लिहाज रखनी चाहिए। क्यों? बचपन में तो हम साथ ही सोते थे ना। मैं तो बस आपके पास रहकर आपकी वाइब फील करना चाहती हूँ। अरे शरीफ बच्ची बन, कल सुबह हमें जल्दी उठकर बैक माउंटेन कल्टीवेशन के लिए भी जाना है। ठीक है, गुड नाइट गुचिंग भैया। यह कहकर वो मुड़ मुड़ कर देखती हुई चली गई। तुमने उसकी पीठ को देखा और राहत की सांस ली। तुरंत दरवाजा बंद किया। बाप रे बाप, बाल बाल बचा, वरना आज तो कांड ही हो जाता। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही टांग सान तुम्हें खींचकर बैक माउंटेन ले गई। टांग सान ने तुम्हें एकदम सीरियस टोन में देखा। गुचिंग भैया आज मैं आपको वो सारी टेक्निक सिखाऊंगी जो मुझे मिली थी। आपको मन लगाकर सीखना होगा। तुमने सिर हिलाया। मन ही मन लॉटरी निकलने की खुशी थी। आ गया, आखिरकार टांग मून का माल हाथ लगने वाला है। टांग सान ने गहरी सांस ली और तुम्हें जुआनतियन स्किल का एक एक वर्ड समझाना शुरू किया। लेवल 1 से लेकर लेवल 9 तक, बिना कुछ छुपाए। समझाने के बाद उसने खुद कल्टीवेशन का पूरा रूट करके दिखाया। गुचिंग भैया आप पहले लेवल 2 की प्रैक्टिस करके देखो। कोई डाउट हो तो पूछ लेना। तुमने टांग सान के बताए मेथड से स्पिरिट पावर घुमाई। जैसे ही जुआनतियन स्किल स्टार्ट हुई, तुम्हें पहले से 10 गुना ज्यादा स्मूथ फील हुआ। जेड बॉडी और जुआनतियन स्किल का मैच एकदम 100% था। स्पिरिट पावर नसों में ऐसे बह रही थी जैसे नदी में पानी। सिर्फ 15 मिनट में तुमने पहले लेवल का बैरियर तोड़ दिया और सीधे लेवल 2 में एंट्री मार ली। कल्टीवेशन स्पीड पहले से 3 गुना तेज हो गई। पूरी बॉडी की पावर भयंकर बढ़ गई और स्किन एकदम मोती जैसी चमकने लगी। सबसे बड़ा सरप्राइज ये था कि जुआनतियन स्किल की पावर तुम्हारी जेड बॉडी स्पिरिट के साथ पूरी तरह मर्ज हो गई। तुम्हें अंदर से फील हुआ कि अगर इसी स्पीड से कल्टीवेट किया तो बिना किसी स्पिरिट बीस्ट को मारे ही तुम्हारी स्पिरिट खुद स्पिरिट रिंग बना लेगी। बगल में खड़ी टांग सान तुम्हारी जेड लाइट को गहरा होते देख आंखें फाड़े खड़ी थी। अरे बाप रे, ये कल्टीवेशन स्पीड तो नेक्स्ट लेवल है। 15 मिनट में लेवल 2? मुझे तो लेवल 1 से 2 जाने में पूरे 3 महीने लगे थे। जेड बॉडी और जुआनतियन स्किल तो सच में मेड फॉर ईच अदर हैं। गुचिंग भैया ही असली गॉड हैं। तुमने आंखें खोली। शियाओ सान बहन मैं लेवल 2 पर पहुंच गया। फीलिंग कैसी है? आप तो बहुत तगड़े निकले। टांग सान ने एकदम इम्प्रेस होकर देखा। अब मैं आपको कंट्रोलिंग हैंड्स, घोस्ट शैडो स्टेप, पर्पल डेमन आइज और जेड हैंड सिखाती हूँ। इसके बाद टांग सान ने तुम्हें टांग मून की सारी सीक्रेट स्किल्स सिखा दी। पर जो बात उसे सबसे ज्यादा झटका दे रही थी वो थी तुम्हारी सीखने की स्पीड। पर्पल डेमन आइज तुमने सिर्फ 10 मिनट में लेवल 1 कर ली। अब तुम्हें दूर रेंगती चींटी की टांगें भी साफ दिख रही थीं। जेड हैंड सीखने में तो बस एक धूप बत्ती जितना टाइम लगा। हाथ चट्टान जैसे सख्त हो गए। जमीन का पत्थर उठाकर मसला तो पाउडर बन गया। कंट्रोलिंग हैंड्स और घोस्ट शैडो स्टेप भी तुमने 1 घंटे के अंदर सीखकर सेट कर दिए। टांग सान बगल में खड़ी बस हक्की बक्की होकर देखती रह गई। धीरे धीरे सूरज निकल आया और बैक माउंटेन पर सुनहरी धूप फैल गई। तुमने घोस्ट शैडो स्टेप का लास्ट राउंड खत्म किया और रुके। अंदर बहती भयंकर पावर को फील करके चेहरे पर स्माइल आ गई। जेड बॉडी, टांग मून स्किल्स और बुद्धा एंगर लोटस। अब टाइम आ गया है कि उन मैजिकल हर्ब्स का प्लान बनाया जाए।
टांग सान तुम्हें ऐसे स्वैग में देखकर मुस्कुरा दी। वो पास आई और रुमाल आगे बढ़ाया। गुचिंग भैया, पसीना पोंछ लो, अब एकेडमी के लिए निकलना चाहिए। जैक दादा वेट कर रहे होंगे। चलो ठीक है। तुमने रुमाल से पसीना पोंछा और टांग सान के साथ गांव की तरफ बढ़ गए। 2 दिन बाद ओल्ड जैक तुम दोनों को लेकर नोडिंग सिटी पहुंचा। नोडिंग एकेडमी के लाल गेट के बाहर 2 गार्ड्स खंभे से टेक लगाए बेमन से पान गुटखा चबा रहे थे। 3 फटेहाल देहातियों को अपनी तरफ आते देख एक गार्ड की त्योरियां चढ़ गईं। वो आगे बढ़ा और रास्ता रोक लिया। रुक जाओ, कहाँ घुसे आ रहे हो? ओल्ड जैक ने तुरंत हाथ जोड़कर 2 एडमिशन लेटर्स आगे बढ़ाए। सर, ये 2 बच्चे हमारे हॉली स्पिरिट विलेज से हैं। इस बार इनकी स्पिरिट पावर अवेकन हुई है तो एडमिशन कराने लाए हैं। गार्ड ने चिढ़कर लेटर लिया, एक नजर मारी और हंसते हुए पेपर वापस फेंक दिया। अबे चल हट। हॉली स्पिरिट विलेज? 5 साल से नौकरी कर रहा हूँ यहाँ। उस फकीर गांव से आज तक कोई स्पिरिट मास्टर नहीं निकला और 2-2 फुल इनहेरिटेड स्पिरिट पावर वाले। किसको टोपी पहना रहे हो? एक की ब्लू ग्रास और दूसरे की बॉडी स्पिरिट। पूरे कॉन्टिनेंट की सबसे बेकार स्पिरिट्स, इनसे निकलेगी फुल पावर? गार्ड ने तुम्हें और टांग सान को नीच नजरों से देखा। फर्जी लेटर बनवाकर यहाँ फ्री की रोटी तोड़ने आए हो। निकलो वरना डंडे मार के भगाऊंगा। ये सुनते ही टांग सान की आंखें ठंडी पड़ गईं। फ्यूचर के टांग मून लीडर की बेइज्जती करने की हिम्मत? इस मामूली गार्ड की तो औकात ही खत्म हो गई है। उसकी उंगलियां दबे पांव कमर के पास गईं। एक तीखी सुई उंगलियों के बीच आ चुकी थी। बस एक हल्का सा झटका और सुई सीधा गार्ड के गले के पार। तुमने आंख के कोने से टांग सान की मूवमेंट देख ली थी। तुमने बिना किसी को पता चले उसकी कलाई दबा दी। टांग सान ने हैरान होकर तुम्हें देखा। तुमने हल्का सा सिर हिलाया और इतनी धीमी आवाज में बोले कि सिर्फ वही सुन सके, शियाओ सान, ऐसे टटपुंजियों के लिए हाथ गंदे नहीं करते। सीधे थप्पड़ मार के औकात याद दिला दो, वही बहुत है। बात खत्म होते ही हवा में 2 करारे थप्पड़ों की गूंज उठी। चटाक चटाक। वो गार्ड वहीं 3-3.5 चक्कर घूम कर गिरा। आधा चेहरा सुअर की तरह सूज गया और मुंह से 2-3 दांत टूटकर बाहर आ गिरे। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? गार्ड ने गाल पकड़कर गुस्से में तलवार खींच ली। रुक जाओ। तभी एक रोबदार आवाज आई। नीले कुर्ते में हल्के सफेद बालों वाला एक नॉर्मल सा बंदा बाहर आया। ये कोई और नहीं, वही 29 लेवल पर अटका 50 साल का मास्टर यू शियाओगांग था। यू शियाओगांग ने जमीन पर पड़े गार्ड को देखा, फिर तुम्हें और टांग सान को। उसकी आंखों में अजीब सी चमक आई। क्या मैटर है? गार्ड तुरंत रोने का नाटक करने लगा। मास्टर जी, ये देहाती फर्जी लेटर बनाकर लाए हैं और ऊपर से मार पीट कर रहे हैं। यू शियाओगांग ने उसकी बात को इग्नोर किया और ओल्ड जैक के हाथ से लेटर ले लिया। ध्यान से पढ़ने के बाद उसकी आंखें चमकने लगीं। फिर वो गार्ड पर कड़क कर बोला, ये स्पिरिट हॉल का ऑफिशियल लेटर है, फर्जी कैसे हो सकता है? इस पर सु युनताओ की मुहर है। तुरंत इन बच्चों से और बाबा से माफी मांगो। गार्ड डर के मारे कांपने लगा। उसने तुरंत माफी मांगी और कोने में दुबक गया। यू शियाओगांग ने उसे भाव नहीं दिया और तुम्हारी तरफ देखकर एक फेक स्माइल दी। बाबा, माइंड मत करना, गार्ड्स अज्ञानी है। मेरा नाम यू शियाओगांग है, मैं यहाँ का टीचर हूँ। चलिए मैं अंदर ले चलता हूँ। थैंक यू मास्टर जी। ओल्ड जैक ने हाथ जोड़े। एकेडमी के गेट पर पहुंचकर तुमने जेब से एक गोल्ड कॉइन निकाला और ओल्ड जैक की हथेली में रख दिया। जैक दादा, ये रखिए रास्ते के खर्चे के लिए। ध्यान से जाना, छुट्टियों में हम आपसे मिलने गांव आएंगे। ओल्ड जैक ने हाथ में भारी गोल्ड कॉइन देखा तो उसकी आंखें भर आईं। उसने तुम्हारा हाथ पकड़ा। बेटा, तू बहुत अच्छा है। एकेडमी में मन लगाकर पढ़ना और बड़े स्पिरिट मास्टर बनना। मैं गांव में इंतजार करूंगा। उसने टांग सान को देखा, आंसू पोंछे और लाठी टेकता हुआ वापस चल दिया। यू शियाओगांग तुम दोनों को लेकर एकेडमी के एक खाली सन्नाटे वाले रास्ते पर ले आया। अचानक उसके चेहरे पर एक ऐसी स्माइल आई जैसे उसने बहुत बड़ा तीर मार लिया हो। उसने अपनी आवाज धीमी की और एकदम ज्ञानी बाबा वाले टोन में बोला, तुम दोनों में से एक की ब्लू ग्रास है और एक की बॉडी स्पिरिट और दोनों की फुल इनहेरिटेड स्पिरिट पावर है। ये इम्पॉसिबल है। ब्लू ग्रास कचरा मानी जाती है और बॉडी स्पिरिट्स नॉर्मल होती हैं। आज तक किसी कचरा स्पिरिट के पास फुल इनहेरिटेड पावर नहीं हुई। यू शियाओगांग रुका, ये देखने के लिए कि तुम दोनों हैरान हुए या नहीं। पर जब देखा कि दोनों के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं है तो वो थोड़ा और आगे आया। इसका सिर्फ एक ही मीनिंग है, तुम दोनों ट्विन स्पिरिट्स वाले हो। तुमने अपनी असली पावरफुल स्पिरिट छुपाई है। यह बोलकर यू शियाओगांग ने सीना तान लिया और हाथ बांधकर खड़ा हो गया, जैसे वेट कर रहा हो कि तुम दोनों उसके पैर पकड़ लोगे। उसने तो मन ही मन तुम्हें गुरु मंत्र देने की स्क्रिप्ट भी रेडी कर ली थी, लेकिन टांग सान वहीं खड़ी रही। चेहरे पर जरा सा भी चेंज नहीं था, बस उसकी आंखों की गहराई में एक भयंकर खूनी सोच कौंधी। इसने गुचिंग भैया के ट्विन स्पिरिट्स का सीक्रेट पकड़ लिया। यह बंदा बहुत जानता है, इसकी तो औकात ही खत्म हो चुकी है। टांग सान की उंगलियां फिर से सीक्रेट वेपन्स वाले पाउच पर चली गईं। बस तुम्हारे एक इशारे की देर थी और 3 जहरीली सुइयां मास्टर के गले के आर पार होती। तुम हाथ बांधे यू शियाओगांग के ज्ञान छांटने के ड्रामे को देख रहे थे और मन ही मन हंसी आ रही थी। बस
इतना ही था? इतने से घटिया लॉजिक पर इतना हवा में उड़ रहा है? ओरिजिनल स्टोरी वाले बुद्धू टांग सान को बेवकूफ बनाया होगा, मुझे नहीं बना सकता। यू शियाओगांग ने थोड़ी देर वेट किया, पर जब रिस्पेक्ट के बजाय एक की आंखों में खूनी गुस्सा और दूसरे के चेहरे पर फेकम फेक स्माइल देखी तो उसकी स्माइल वहीं जम गई। उसने झेप मिटाने के लिए जबरदस्ती की खांसी खींची। अहम, चौंकिए मत, मेरी स्पिरिट थ्योरी में यह सब पहले से प्रूव्ड है। मुझे लोग मास्टर कहते हैं। मैं तुम दोनों को अपना डिसाइपल बनाने को तैयार हूँ। मेरे साथ रहोगे तो कॉन्टिनेंट के टॉप टियर मास्टर बनोगे। तुमने आईब्रो उठाई और मन ही मन हंसे। तेरी क्या औकात है बीसी? अपनी आधी अधूरी थ्योरी लेकर मुझे गुरु बनेगा? तुमने हाथ बांधकर यू शियाओगांग को देखा। अच्छा, आप हमें सिखाओगे? तो क्या आप कोई टाइटल डोलो हो? हमारे लोहार अंकल तक स्पिरिट सेंट हैं। अगर आप टाइटल डोलो नहीं हो तो मैं तो नहीं बनने वाला डिसाइपल। यू शियाओगांग की स्माइल गायब हो गई। उसने सोचा भी नहीं था कि 6 साल का बच्चा ऐसा काउंटर मारेगा। उसने खुद को संभाला। मैं भले ही टाइटल डोलो न हूं, पर पूरे कॉन्टिनेंट का नंबर 1 थ्योरी मास्टर हूं। मेरी थ्योरी किसी भी टाइटल डोलो की ट्रेनिंग से ज्यादा काम आएगी। तुमने झूठी हैरानी जताई। ओह, तो आप वही 29 लेवल वाले मास्टर हो ना, जो पूरी लाइफ 30 लेवल भी क्रॉस नहीं कर पाए? तुमने तरस खाने वाला चेहरा बनाया। जो बंदा खुद का ब्रेक थ्रू नहीं कर पाया, वो दूसरों को टॉप मास्टर बनाने की बातें कैसे कर सकता है? मुझे डर है कि आपके साथ रहकर मैं भी 29 लेवल पर ही न अटक जाऊं। यू शियाओगांग गुस्से से लाल पीला हो गया। उसकी उंगली तुम्हारी तरफ उठी, पर मुंह से बोल नहीं निकला। इससे पहले कि वो संभलता, टांग सान आगे आ गई। तेरी औकात है मेरे गुचिंग भैया का टीचर बनने की? 29 लेवल का कचरा होकर तू हमारे भैया के दरवाजे का कुत्ता बनने के लायक भी नहीं है। निकल यहाँ से, दिमाग मत खराब कर। यू शियाओगांग का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। उसकी स्पिरिट पावर अचानक भड़की और वो अटैक करने ही वाला था, पर तभी उसे तुम्हारी कही बात याद आ गई। लोहार अंकल स्पिरिट सेंट हैं। यू शियाओगांग ने दांत भींचे और अपनी पावर वापस दबा ली। उसने तुम्हें घूर कर देखा, एक ठंडी सांस ली और दुम दबाकर वहां से खिसक गया। यू शियाओगांग को भागते देखकर टांग सान तुम्हारी तरफ मुड़ी और सीरियस होकर बोली, गुचिंग भैया, इस बंदे को आपके सीक्रेट का पता चल गया है। यह आगे चलकर प्रॉब्लम खड़ा करेगा। कहो तो आज रात को ही इसका काम तमाम कर दूं? किसी को पता भी नहीं चलेगा। तुम हंसे और सिर हिलाया। नहीं, छोड़ो इसे। क्यों? टांग सान ने त्योरियां चढ़ाई। अगर इसने आपका सीक्रेट बाहर लीक कर दिया तो बहुत लोचा हो जाएगा। तुमने एकेडमी की दीवार के पार देखा, जहां दूर वो धुंधला सा बंदा जा रहा था। यू शियाओगांग, ब्लू ड्रैगन सेक्ट के बॉस का बेटा, बीबी डोंग का पहला प्यार और लियू एरलोंग का एक्स। इस बंदे से बहुत सारे तार जुड़े हैं। अगर ये अभी मर गया तो बीबी डोंग पागलों की तरह पूरे स्पिरिट हॉल की पावर लगा देगी इन्वेस्टिगेशन में। इससे अच्छा है इसे जिंदा रहने दो। आगे चलकर बीबी डोंग के खिलाफ यह एक सीक्रेट कार्ड बनेगा। पर यह सब तुम 6 साल के टांग सान को नहीं समझा सकते थे। तुमने झुककर टांग सान का सिर सहलाया। शियाओ सान, इसका जिंदा रहना काम आएगा। टांग सान ने मुंह बनाया। इस फेकू बंदे का क्या काम, जो आपके सीक्रेट पर नजर रखे? उसकी तो औकात ही खत्म हो जानी चाहिए। वो तुझे बाद में समझ आएगा। तुमने ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया। टांग सान ने बोलना चाहा, पर तुम्हारा एक्सप्रेशन देखकर चुप हो गई। भैया ने बोला है काम आएगा तो पक्का आएगा। भैया का डिसीजन कभी गलत नहीं होता। तुमने टांग सान की आंखों में छाई वो खूनी वाइब देखी तो मन ही मन ठंडी सांस ली। इस लौंडे का किलिंग इंटेंट बहुत हाई है। पास्ट लाइफ में टॉप किलर था ना, इसलिए डेंजर देखते ही सीधा ठोकने की सोचता है। ऐसे तो आगे चलकर बड़ा लोचा हो जाएगा। इसकी क्लास लेनी पड़ेगी। तुमने अपनी स्माइल हटाई और टोन सीरियस की। पर शियाओ सान, तू जो डेंजर से बचकर रहने की सोचता है उससे मुझे खुशी है, पर हर बात का सॉल्यूशन मारपीट नहीं होता। इतना खूनी माइंडसेट सही नहीं है। तुमने उसकी आंखों में देखा और एकदम सॉफ्ट टोन में बोले, मुझे पता है कि बचपन में मम्मी नहीं थी और हाउ अंकल बस दारू पीकर हथौड़ा भांजते रहे। किसी ने तुझे दुनियादारी नहीं सिखाई, इसलिए तू अपनी सेफ्टी के लिए सीधे जान लेने की सोचता है। पर अब मैं हूं ना तेरे साथ। जैसे कहते हैं ना, बड़ा भाई बाप जैसा होता है। भले ही मैं तेरा सगा भाई नहीं हूं, पर उससे कम भी नहीं हूं। अब से मैं तुझे सही गलत सिखाऊंगा। तुझे सब कुछ अकेले झेलने की जरूरत नहीं है, समझा? टांग सान वहीं जम गया। वो तुम्हें टकटकी लगाए देखता रहा और अचानक उसकी आंखें भर आईं। पास्ट लाइफ से लेकर आज तक किसी ने उससे ऐसी बात नहीं कही थी। उसकी नाक सुड़कने लगी और आंसू टप टप गिरने लगे। वो सीधे तुम्हारे सीने से आ लगा और फूट फूट कर रोने लगा। गुचिंग भैया, तुम थोड़े हैरान हुए, फिर धीरे से उसकी पीठ थपथपाई। चलो चलो, रोना बंद करो, शरीफ बच्चे बनो। टांग सान ने जोर से सिर हिलाया और तुम्हें और कसकर पकड़ लिया। उसने मन ही मन कसम खाई, गुचिंग भैया आप बेफिक्र रहो। इस लाइफ में टांग सान मर जाएगा, पर आपको कोई खरोंच भी नहीं आने देगा। काफी देर बाद टांग सान ने आंसू पोंछे और तुम्हारे सीने से अलग हुआ। लाल आंखों से सिर हिलाते हुए बोला, मुझे समझ आ गया गुचिंग भैया। अब से मैं बिना वजह किसी को नहीं मारूंगा, सब आपकी बात मानूंगा। देखा,
बंदा सुधर सकता है, धीरे धीरे इसे किलर से सीधा एक शरीफ और बात मानने वाला बंदा बना दूंगा। यू शियाओगांग का मैटर निपटाकर तुम टांग सान को लेकर सीधे एडमिन ऑफिस गए, एडमिशन फॉर्म भरा, यूनिफॉर्म ली और रूम नंबर 7 की चाबी ले ली। जैसे ही तुमने रूम नंबर 7 का पुराना लकड़ी का दरवाजा ढकेला, अंदर से पसीने और सीलन की बदबूदार हवा मुंह पर आई। एक तगड़ा सांवला सा लड़का तुरंत बिस्तर से कूदा और दरवाजे पर हाथ बांधकर खड़ा हो गया। ओरिजिनल स्टोरी की तरह ही उसने चिल्लाकर कहा, नए आए हो? मैं इस रूम का बॉस हूँ, वांग हूँ। अगर यहाँ रहना है तो पहले मुझसे फाइट करनी पड़ेगी। देखते हैं असली बॉस कौन है। तुमने आईब्रो तक नहीं उठाई, बस हाथ से हल्का सा धक्का दिया। एक सॉफ्ट पर पावरफुल हवा का झटका वांग हू की छाती पर लगा। वो कटी पतंग की तरह पीछे उड़ा और सीधे जमीन पर जा गिरा। काफी देर तक उससे उठा भी नहीं गया। पूरे रूम में सन्नाटा छा गया। तुमने हाथ झाड़े और शांति से बोले, आगे से बॉस वॉस मत बोलना, बस गू भैया कह देना। सबने डर के मारे तुरंत सिर हिलाया। एक की भी बोलने की हिम्मत नहीं हुई। क्या यही रूम नंबर 7 है? तभी एक मीठी सी आवाज आई। एक लड़की अंदर आई जिसकी 2 पोनीटेल बनी थी और वो पिंक फ्रॉक पहने हुए थी। उसका क्यूट सा चेहरा एकदम आड़ू जैसा फ्रेश दिख रहा था। आते ही उसकी नजर भीड़ के बीच खड़े तुम पर पड़ी। तुम धूप में खड़े थे, स्किन जेड जैसी चमक रही थी और एक क्लीन वाइब आ रही थी जो बाकी गंदे बच्चों से बिल्कुल अलग थी। जेड बॉडी की अट्रैक्शन ने सीधे शियाओ वू का ध्यान खींच लिया। शियाओ वू की आंखें चमकी। वो तुरंत तुम्हारे पास आई और अपनी छोटी सी गर्दन उठाकर बोली, मैंने देखा तुम लोग फाइट कर रहे थे। जो जीतेगा वही नया बॉस बनेगा ना? मेरा नाम शियाओ वू है, डांस वाली वू। मुझे तुमसे फाइट करनी है। अगर मैं जीती तो मैं बॉस बनूंगी। तुमने आईब्रो उठाई। थोड़ा सरप्राइज हुआ कि शियाओ वू सीधे तुमसे ही भिड़ गई। आ जाओ फिर। बात खत्म भी नहीं हुई थी कि शियाओ वू एक रैबिट की तरह लपकी। उसने अपनी सॉफ्ट स्किल्स यूज की, कमर मटकाकर तुम्हारी बांह पकड़ी और पैर से ट्रिप करके तुम्हें फेंकना चाहा। तुमने आराम से साइड होकर उसकी ग्रिप मिस कराई और अपना पैर उठाकर उसके गोल मोल हिप्स पर एक हल्का सा किक जड़ दिया। चटाक! एक साफ आवाज आई और शियाओ वू किसी छोटे बम की तरह आगे जा गिरी। धप! वो सीधे मुंह के बल जमीन पर गिरी। दोनों पोनीटेल बिखर गईं और चेहरे पर धूल लग गई। एकदम फनी हालत बन गई। तुम मन ही मन हंसे। जेड बॉडी और जुआनतियन स्किल का कॉम्बिनेशन जानती है? मेरी फिजिकल पावर अभी 100 साल पुराने स्पिरिट बीस्ट जितनी है। तेरे जैसी बिना स्पिरिट रिंग वाली खरगोश को हराना चींटी मसलने जैसा है। 29 लेवल का मास्टर भी आ जाए तो मैं 2-2 हाथ कर लूं। शियाओ वू जमीन पर पड़ी 2 सेकंड तक सुन्न रही, फिर गुस्से में उठी और धूल झाड़ते हुए तुम्हें घूरने लगी। तुमने चीटिंग की। तुमने मेरे हिप्स पर किक क्यों मारी? जीतने से मतलब है, रूल्स कौन देखता है? तुमने हाथ फैलाकर बेफिक्र होकर कहा, मैं रेडी नहीं थी। एक बार फिर से। शियाओ वू मानी नहीं और फिर से लपकी। इस बार उसने कई पैंतरे बदले। किक, थ्रो, हर दांव खतरनाक था। बाकी बच्चे देखकर चिल्लाने लगे, पर तुम बड़े आराम से साइड होते रहे और एंड में फिर से एक सटीक किक उसके हिप्स पर मार दी। धप! शियाओ वू फिर मुंह के बल गिरी। इस बार तो उसकी पिंक फ्रॉक भी गंदी हो गई। बस कर, जितनी बार लड़ेगी उतनी बार हारेगी। तुमने हाथ झाड़ते हुए कहा। शियाओ वू ने मुंह बनाया, पर उसे समझ आ गया था कि तुम्हारे और उसके बीच कितना बड़ा गैप है। वो उठी, अपना पिछवाड़ा सहलाया, पर आंखों में हार न मानने वाली चमक थी। आज हार गई तो क्या हुआ? इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा हारूंगी। मैं मेहनत करूंगी और एक दिन तुझे पछाड़ दूंगी, फिर मैं भी तेरे हिप्स पर किक मारूंगी। ये डायलॉग सुनते ही तुम्हारे दिमाग में 1 घंटी बजी। तुमने अनजाने में परफेक्ट वर्ल्ड का वो आइकॉनिक डायलॉग पेल दिया। जो मुझसे एक बार हार गया उसे मैं कभी अपना कॉम्पिटिटर नहीं मानता। मैं तुझे चेज करने का टाइम देता हूँ, तब तक जब तक तू मुझे सिर्फ दूर से देखती न रह जाए। जैसे ही ये डायलॉग खत्म हुआ, पूरे रूम नंबर 7 में सन्नाटा छा गया।